नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम 5 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो उनमें आता है भैया विटामिन वाला चैप्टर, पहली बात। तो दूसरा ह्यूमन्स डिसीज, तीसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और एक है भैया एंडोक्राइन सिस्टम। ये 5 चैप्टर भैया मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। इन चैप्टरों से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल मैं जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है सेल अर्थात कोशिका। और इस चैप्टर की भी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर में मैं आपको 30 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए सेल अर्थात कोशिका। कितने क्वेश्चन कर चुके भैया? हम 30 क्वेश्चन कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आइए, आज की इस क्लास में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। राइबोसोम से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, और राइबोसोम से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। साथ ही साथ में और भी क्वेश्चन जो आपसे इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं इस वीडियो में। तो मजा आने वाला है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। तो ये रहा भैया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? बताइए, किस कोशिकाओं को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया, से सूत्रकणिका भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 30/8/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है लाइसोसोम को किस किस नामों से जाना जाता है? आत्मघाती थैली, परमाणु बम, कचरा हटाने वाला बैग, सफाई कर्मी, बताया था ना मैंने, सुसाइडल बैग, एटॉम बम, डिस्पोजल बैग, स्क्वेंजर, इन सभी नामों से बेटा लाइसोसोम को जाना जाता है। हम सूत्रकणिका की बात करें तो इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, शक्ति घर कहा जाता है कोशिका का। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो भैया राइबोसोम को कहा जाता है। ध्यान से समझना, राइबोसोम से संबंधित जितने भी आप आज तक आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। देखिए राइबोसोम, इस राइबो का मतलब होता है भैया प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे कण। ग्रेन्यूल्स का मतलब एक्चुअली में कण होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं छोटे छोटे कण। तो राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन को निर्माण करने में सहायक होते हैं, जो प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। राइबो का मतलब होता है प्रोटीन, और सोम्स का मतलब क्या होता है? सोम्स का मतलब होता है भैया ग्रेन्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे कण। आपकी कोशिका में पाए जाने वाले वह छोटे छोटे कण जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो प्रोटीन को बनाने में सहायक होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? ऐसे छोटे छोटे कणों को राइबोसोम कहा जाता है। एक बार समझिए, राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है प्रोटीन, और सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स,
यानी कि कण। तो आपके कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे कण जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उन्हें कहा जाता है राइबोसोम। तो आपकी कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। भैया किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस वजह से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। किसे? इस राइबोसोम। लेकिन भैया यहाँ पर इसकी कहानी समाप्त नहीं होती, यहाँ पर इसकी कहानी समाप्त नहीं होती। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, मैंने आपको जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अगर आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है। मैं आपको इन सभी के बारे में पढ़ा चुका भैया। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस यूकैरियोटिक सेल में भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं। संसार में जितने भी जीव है वो सभी दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। आगे हम आपको अलग अलग बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। यानी कि ये यूनिवर्सल कंपोनेंट है, यानी कि ये क्या है? ये यूनिवर्सल कंपोनेंट है भैया। ये सार्वभौमिक कोशिकांग है, ये सार्वभौमिक कोशिकांग है भैया। यानी कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला क्या है? ये कोशिकांग है भैया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सार्वभौमिक कोशिकांग कौन सा है तो बता देना राइबोसोम है। सार्वभौमिक कोशिकांग का मतलब होता है ऐसा कोशिका का अंग जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में मौजूद होता है, उसे कहा जाता है सार्वभौमिक कोशिकांग और वो होता है राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, जितने भी कोशिका के अंग आपने नाम सुना होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका, नाभिक, ये सभी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, ये सभी कोशिकांग होते हैं भैया। और इन कोशिकांगों में सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो होता है राइबोसोम। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज में लिख सकता हूं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है भैया? तो सबसे छोटा कोशिकांग है भैया राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है भैया? तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है भैया, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है भैया, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका सूत्रकणिका। तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं भैया, ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलिज है भैया, यानी कि बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। इस कोशिकांग पर कोई भी झिल्ली मौजूद नहीं होती है। ये राइबोसोम है भैया, ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके अलावा जो माइक्रोबॉडीज होता है वो भी बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो भी भैया बिना झिल्ली वाले कोशिकांग है।
आपको पता होना जरूरी है कि कौन कौन से कोशिकांग पर एकल झिल्ली पाई जाती है, यानी कि एक झिल्ली पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से कोशिकांग है जिन पर दो झिल्ली का आवरण होता है, और ऐसे कौन से कोशिकांग है जिन पर झिल्ली का आवरण होता ही नहीं है। तो उनमें से एक है राइबोसोम, जिस पर भैया कोई भी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज है जिन पर भैया कोशिका झिल्ली का आवरण, कोशिका झिल्ली का नहीं, झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, वो है राइबोसोम, माइक्रोबोडीज और सेंट्रोसोम। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आ रहा है आपको समझ में? जरूर आ रहा होगा। अगर मैं आपसे इसकी खोज के बारे में तथ्य पूछूं, इसकी खोज किसने की, तो भैया एक वैज्ञानिक थे पेलाडे। इस पेलाडे ने इसकी खोज की थी भैया राइबोसोम की। पेलेडे या फिर पेलाडे, जो कुछ आप बोलते हो वो बोल सकते हो। इन्होंने सबसे पहले इस पेलाडे ने भैया इस राइबोसोम को पेलेडे ग्रेन्यूल्स कहा था। खुद के नाम पर बताया था कि भैया पेलेडे ग्रेन्यूल्स है। फिर बाद में इन्होंने ही भैया इस राइबोसोम नाम दिया। फिर बाद में इसी ने ही भैया इसे राइबोसोम नाम दिया। अब यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया याद रखना, जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब याद रखना, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है 70S प्रकार का राइबोसोम, और एक होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। अब ये जो 70S प्रकार का राइबोसोम है, ये दो सब यूनिट में बटा हुआ होता है, 50S और भैया 30S। अब ये मत कहना कि 50S और 30S तो 80S होने चाहिए, नहीं भैया, ये बायोलॉजी है, मैथ नहीं है। आपको यही याद रखना है, 50S की जो दो सब यूनिट होती है, दो उप इकाइयां होती है, वो 50S और 30S होती है, जिसमें से लार्ज है 50S वाली और स्मॉल है भैया 30S वाली। वैसे ही 80S की भी दो सब यूनिट होती है, एक है 60S और दूसरी होती है 40S। इसमें लार्ज यूनिट कौन सी है? 60S वाली है, और 40 यूनिट जो है भैया वो स्मॉल वाली यूनिट है। इतनी बात क्लियर है? इसके उदाहरण आपको पता होना जरूरी है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जो 80S प्रकार का राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं? जितने भी प्लांट सेल है भैया, उन प्लांट सेल में भैया किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जितनी भी एनिमल सेल है, उन सभी एनिमल सेल में भी भैया 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जितनी भी भैया फंगल सेल है, उन सभी फंगल सेल में, उन सभी कवक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और जितने भी भैया एल्गी सेल है, इन एल्गी सेल में भी भैया 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इधर बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो जितने भी भैया बैक्टीरियल सेल है, इन बैक्टीरियल सेल में भैया 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एक उदाहरण है भैया इन प्रोकैरियोटिक कोशिका का बैक्टीरियल सेल के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल एल्गी, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो इसमें भी भैया किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? इसमें भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और अब जो मैं आपको लिखाने वाला हूं, इसको भैया ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ये आपके एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी भैया 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखिए, अगर आप कोशिका के बारे में बात करते हो, तो कोशिका में, हमारी कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एक मिनट रुकना भैया, किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन कोशिका में भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों में से एक सेल ऑर्गेनेलिज है, एक कोशिकांग है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम होता है, और वो राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये जो 50S और जो 30S है,
ये जो दो सब यूनिट है ये आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? आपस में mRNA की सहायता से जुड़ी हुई होती है। जब भी इनका डायग्राम बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, तो हर हमेशा स्मॉल यूनिट ऊपर लिखी जाती है और नीचे बड़ी यूनिट लिखी जाती है। जिससे कि ऊपर 40S आ गई तो नीचे आएगी भैया 60S। अगर ऊपर 30S आ गई तो नीचे आएगी भैया 50S। और ये आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? ये mRNA की सहायता से जुड़ी हुई होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब बहुत सारी ऐसे 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम की एक लगातार चेन बन जाती है, एन नंबर ऑफ राइबोसोम, बहुत सारी इकाइयां 70S प्रकार के राइबोसोम की या 80S प्रकार के राइबोसोम की, तो ये एक संरचना का निर्माण होता है, इसे पॉलीसोम कहा जाता है। वो आगे आपको पढ़ाएंगे, जब पर्सनल राइबोसोम के बारे में पढ़ाएंगे, उतना आपको याद रखना नहीं है। फिलहाल तो आप इतना ही याद कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, ये इकाई है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की, अवसादन गुणांक। अब यह अवसादन गुणांक क्या है? तो भैया राइबोसोम को मापने के लिए एक उपकरण, एक यंत्र उपयोग में लिया जाता है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। इसमें क्या होता है? बहुत सारी नलियां होती है, एक विलयन के साथ में इन राइबोसोम को नलियों में डाला जाता है। और ये जो उपकरण है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, ये विद्युत से चलता है, बिजली से चलता है। जब इसको घुमाया जाता है भैया, तो भैया कुछ हेवी जो पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम के, वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ जो हल्के होते हैं वो भैया ऊपर तैरते रहते हैं। तो जितने चक्कर में ये बैठे हैं, ये ऊपर तैरे हैं, उनकी तुलना की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो होता है भैया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि अवसादन गुणांक, और उसकी इकाई होती है ये स्वेडबर्ग। आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है भैया, आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है, आप तो सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया है उतना याद कर लीजिए। तो पिछले 10-15 मिनट में मैंने आपको राइबोसोम के बारे में अच्छी जानकारी दी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। पिछले मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं। 30 क्वेश्चन में जो मेरे हत्थे लगे हैं, जो क्वेश्चन में मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में पढ़ाया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाया है, और भी बहुत सारी चीजों के सेल वॉल के बारे में पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया है, इन कोशिका के खोज से संबंधित तथ्य बताए हैं। मैंने लगभग आपको सारे के सारे ही क्वेश्चन करवा दिए भैया इस चैप्टर से। अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अब तक, अभी भी हम कम से कम नहीं तो 20-30 क्वेश्चन और करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं इस बैच में। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच। इतनी बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चले। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32। बताइए, राइबोसोम बनाते हैं, किसको बनाता है राइबोसोम? किसका निर्माण करता है राइबोसोम? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है वसा, ऑप्शन नंबर बी है लिपिड्स, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है भैया स्टार्च। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 9/1/2021 को। बताइए, किसका निर्माण करते हैं राइबोसोम? मैंने अभी कहा है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है भैया, प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबो का मतलब क्या होता है? राइबो का मतलब होता है प्रोटीन, सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे कण जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं भैया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में राइबोसोम के बारे में जाना, फुल डिटेल में बहुत अच्छे से जाना, जैसे आपके एग्जाम में, रेलवे में नहीं भैया, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी की सहायता से करवाए हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कहा जाता है भैया? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका,
ER कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रक के बिल्कुल बीचों बीच में होती है बैंगनी रंग की, वो होती है केंद्रिका, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, बताइए किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया 29/8/2018 को, 29/8/2018 को। बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर डी। जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो आपकी पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, इसे कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है, नियंत्रक भी कहा जाता है। किसे भैया, इस केंद्र को, क्योंकि ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। और न्यूक्लियस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया है, कोशिका वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ लेना। फिलहाल इतना है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न को सम्मिलित करो। सारा कुत्ता क्यों पूछ रहा है। निम्न को सम्मिलित करो। एक तरफ भैया कुछ सेल ऑर्गेनेलिज दिए गए हैं, जैसे कि लाइसोसोम, DNA, सूत्रकणिका, और दूसरी तरफ इनके उपनाम दिए गए हैं। उपनाम तो नहीं दिए गए, कहने का मतलब इनका संबंध से संबंधित, इनसे संबंधित कुछ चीजें दी गई है, तो आपस में इनको मिलान करना है आपको। जैसे कि पावर हाउस है, गुणसूत्र है, आत्महत्या की थैली है। और ये क्वेश्चन आपसे RRB SSC में पूछा गया है 21/12/2014 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि आपको मिलाना है। देखिए मैं मिलाता हूं। पावर हाउस किसे कहा जाता है। अरे भाई, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। हमारे कोशिका के किस कोशिकांग में ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनती है। एनर्जी किसके रूप में बनती है, ATP के रूप में। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपको बताई थी रिएक्शन भी। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन होता है ना, उसमें आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जो ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। और ये ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक्स्ट्रा जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है वो स्टोर कहाँ होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो भैया जो सूत्रकणिका है, इस सूत्रकणिका को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम एक बेगनुमा संरचना होता है, कुछ इस तरीके से एक बेगनुमा संरचना होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है, जिसमें भैया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हिंदी में कहा जाता है जल अपघटनी एंजाइम, जिनका pH मान कितना होता है, 4 से लेकर के 5 इनका pH मान होता है। क्या काम करते हैं ये, सेलुलर डाइजेशन में, सेलुलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन में हेल्प करते हैं। आपकी कोशिका में अगर कोई भोजन का बड़ा अणु आ गया है तो कोशिका भैया उठा करके इस थैली में डाल देती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई भोजन का बड़ा अणु है, तो इसमें उपस्थित ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये इसे तोड़ करके भैया बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है। तो आपकी कोशिका के अंदर ये पाचन हो रहा है, तो इसलिए इसे कोशिकीय पाचन कह दिया है कि नहीं है। अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गया आपकी कोशिकाओं में, जो आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोशिका क्या करती है, उस हानिकारक पदार्थ को इस थैली में डाल देती है, इस लाइसोसोम में, लाइसोसोम की जो थैली होती है उसमें डाल देती है। और लाइसोसोम क्या बनाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाएगा, जो इसमें पहले से ही उपस्थित होता है। अगर ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड आ गए तो और ज़्यादा बनाता है, और भैया उन टॉक्सिक कंपाउंडों को यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खत्म कर देता है, क्योंकि इसका pH मान 4 से लेकर के 5 होता है, बहुत खतरनाक होता है।
लेकिन जब हमारी कोशिका में बहुत सारे भैया हमारी कोशिका में बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड आ जाते हैं तो ये लाइसोसोम जो होता है ये बहुत सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनाता है, जल अपघटनी एंजाइम बनाता है, जिससे क्या होता है इसकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण इस प्रेशर के कारण इसकी थैली फट जाती है और भैया यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी कोशिका में चला जाता है और ये इसका pH मान 4 से लेकर के 5, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है भैया, एसिडिक होती है, तो ये पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसे कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे परमाणु बम कहा जाता है। परमाणु बम जिस तरीके से फटकर तबाही मचाता है, ठीक उसी तरीके से ये जो थैली होती है ये फट करके तबाही मचाती है। इसको अंदर सफाई कर्मी कहा जाता है, कोशिका की सफाई करने में सहायक होता है। इसे डिस्पोजल बैग, कचरा हटाने वाला बैग कहा जाता है, आपकी कोशिका में कचराओं को हटाने का काम करता है। तो ये बहुत सारे उपनाम है भैया इसके, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। मैंने आपको लाइसोसोम में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जब डीएनए होता है, जब ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। मैंने आपको न्यूक्लियस जब पढ़ाया था, जब केंद्रक के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ लाइसोसोम से संबंधित करवाने वाला हूँ। लाइसोसोम के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका, तो क्वेश्चन का आंसर दे देना भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके, बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है गोल्गी बॉडीज यानी कि गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, सॉरी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/11/2018 को। आप तो मुझे ये बता दीजिए कि पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो लाइसोसोम है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो पादप कोशिकाएं होती है, उन पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम किसे कहा जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देना भैया। तो आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर इस बैच को आपने सुबह से 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, शुरू से 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो वो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, वो 5 चैप्टर पढ़ लेना। इस चैप्टर की पिछली 5-6 क्लास नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लेना। और मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लेना। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन डालता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसका आंसर 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं, तो आप भी दीजिए भैया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।